हेलो फ्रेंड्स, हो गए सनम दीवाने तेरे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स इस गाने को इतना प्यार देने के लिए। हम जैसे इंडी आर्टिस्ट जिनके पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता, कोई पुश करने वाला नहीं होता, अपने ही फ्रेंड्स, फैमिली, जानकारों, दोस्तों के थ्रू, सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू हम अपने जो भी मेहनत है, जो भी अपने गीत हमने बनाए हुए हैं या कविताएं लिखी हुई हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों की प्रशंसा भी मिलती है। बोथ बुकेज एंड ब्रिक पैट्स एज दे से। सो दोनों ही तरह की एंगेजमेंट मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। काफ़ी लोग कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू हो। लेकिन आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। अगर आपने अभी तक नहीं सुने गाने तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड, इसकी एक पृष्ठभूमि जिसको कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और शायद आपको मज़ा भी बहुत आएगा इसमें। क्योंकि क्या है कि सॉन्ग मेकिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टीडियस हो सकता है दर्शकों के लिए देखने के लिए। ये उसी तरह है जिस तरह की कि आप किसी कोडर को कोडिंग करते नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन जब वो फाइनली एक एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम बन के आएगा तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे, उससे एंगेज होंगे। उसी तरह सॉन्ग मेकिंग का प्रोसेस जो है वो या तो उसको बहुत ज़्यादा एडिट करके एक अच्छा सा पैकेज वीडियो बना के दिखाया जाए तो शायद लोगों को समझ में आए, लेकिन इसके पीछे की कुछ गीतों के पीछे की किस्से कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये इसमें एक फ़िलासफ़िकल बात ये भी है कि एक गीत जो कि एक निर्जीव चीज़ है, उसमें जान तो है नहीं अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर देखा जाए तो उस गीत की भी अपनी किस्मत है। हर चीज़ की अपनी किस्मत है, हर चीज़ का अपना प्रारब्ध है। वो लिखवा के आया है एक तरीके से। और कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, स्पेशली ये जो गीत हैं हो गए सनम, या इसके साथ जो 3 और गीत आ रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि समझाता हूँ। तो ये अभी मैं जो है एक 3 गानों का एक कलेक्शन रिलीज़ करूँगा। आने वाले 2 महीने में 2 और गाने रिलीज़ होंगे। पहला गाना जो रिलीज़ हुआ है वो है हो गया सनम दीवाने तेरे हम। तो ये 3 गानों की जो ट्राइलॉजी है, एक ईपी तो नहीं कह सकते, ट्राइलॉजी कह सकता हूँ मैं, अलग अलग सिंगल्स के तौर पे रिलीज़ हो रहे हैं। और पहला गाना है इसमें हो गए सनम। अम, अब इसको मैंने एक कलेक्टिव नेम दिया है, कलेक्टिव नाम दिया है जिसका नाम है सॉन्ग्स दैट वेटेड। और वो इसलिए कि ये जो सारे जो तीनों गीत हैं बहुत पुराने गीत हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मेरे पहले लिखे हुए गीतों में से एक है, मेरे स्टूडेंट लाइफ के गीत हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि म्यूज़िक का, संगीत का शौक़ तो शुरू से ही था, लेकिन क्या था कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई परिवार में नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त भी नहीं था जो कि म्यूज़िक करे। तो कॉलेज के दिनों में कुछ दोस्त ऐसे बने, क्योंकि मैं उस सर्किट में रहता था, रॉक बैंड सर्किट्स में। तो कुछ लोग मिले और फिर उनके साथ मैं जुड़ गया। और उसके साथ फिर क्या हुआ कि मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। पहली मेरी जॉब वहाँ पर मुंबई में लगी। और मैंने कहा यार, हम ये रॉक बैंड्स और रॉक सॉन्ग्स तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें एक हिंदी का एल्बम करना चाहिए, क्योंकि हिंदी चलेगी ज़्यादा अंग्रेज़ी गानों की तुलना में। तो खैर उसमें कुछ थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि जो मेरे बैंडमेट्स थे, जो मेरे दोस्त थे, एक तो वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, उस एज में भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, उनका फैमिली, उनके भाई बंधु सब उसी में थे, उनके पिता वो सब म्यूज़िक की फील्ड में ही थे। तो वो काफ़ी काफ़ी हद तक उस एज में भी काफ़ी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। तो उस समय के हिसाब से, मतलब ऑब्वियसली अब आप इनको किसी मंझे हुए बिल्कुल ही जो फिल्म का म्यूज़िक देते हों या इस टाइप के नहीं थे, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल थे उस सर्किट के अंदर। तो चूँकि हमारी जान पहचान हो रखी थी, और मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मुझे पता है कि म्यूज़िक लेबल्स होते हैं। अगर मैं उनके पास अपनी कैसेट्स लेके जाऊँगा तो हो सकता है हमारा कुछ काम हो जाए, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में कुछ खास होता नहीं था। हाँ, और उसी दौरान हमारी मुलाकात एक आध लेबल से हुई थी दिल्ली में। मेरे ख्याल से टी सीरीज़ भी शायद दिल्ली में ही हुआ करता था उस समय, बट वो ऑब्वियसली हमारी पहुंच से दूर ही था। मतलब कौन एक बेडरूम म्यूजिशियन
बिल्कुल ही नौसिखिए म्यूजिशियंस, रॉ एक जो एनर्जी होती है उसके साथ लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो वो लेबल्स तो हमारे एक आर्चीज़ म्यूज़िक, शायद आर्चीज़ म्यूज़िक था या कोई और तो था, जहाँ पर हम गए थे जब ये गाने बन गए हमारे। तो खैर, हमने बैठ के कुछ गाने बनाने की सोची। मेरा ये ख्याल था कि मैं तो गाने गाता हूँ। मैं जो मेरे जो बैंडमेट्स हैं वो कंपोज़ करेंगे और मैं गाऊँगा। जो उस समय मेरा जो एक बचपन की बातें कह लीजिए, क्योंकि कोई कोई आइडिया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा भई देखो, जो गा रहा है वही लिखेगा सॉन्ग्स, वही कंपोज़ करेगा। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं। तो खैर उन्होंने अपने कंपोज़ करने शुरू किए, मैंने भी बैठकर अपने कुछ कंपोज़ करना शुरू किए और गाने लिखे गए मुझसे। ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि उसके पहले मैंने शायद कभी भी गाने नहीं लिखे थे। तो गाने लिखे, पोएट्री बनी और कंपोज़िशन हुई उसकी, और सुनने में भी अच्छे ठीक-ठाक लग रहे थे। उस समय का ख़्याल ये था कि हमें कुछ पॉपिश बनाना है, कुछ पॉप म्यूज़िक टाइप बनाना है। तो उस पर्सपेक्टिव से लिखा था हमने। एक ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि हमारे दिल की बात आ रही है या हमने किसी के लिए लिखा है, ये बात नहीं थी। ये हमें ये था कि हमें कोई पसंद करेगा या नहीं। कोई म्यूज़िक लेबल के पास जा रहे हैं अगर, तो वो भी पसंद करेंगे या नहीं। और वो तभी पसंद करेंगे जब थोड़ा-सा जो मार्केट में चल रहा है, थोड़ा-सा लीक से हटकर भी हो और जो मार्केट में चल रहा है वो भी हो। तो एक ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड हमारा मिक्स ऑफ, क्योंकि हम पॉप रॉक करते थे बैंड सर्किट में, तो एक मिक्स ऑफ एक वो पॉपिश, रॉकिश फीलिंग भी थी उन गानों में। तो बहुत ही सिंपल, मुझे उस समय लगता था कि बहुत ही सिंपल लिखे हैं, बट मुझे समहाउ ये भी लगता था उस उम्र में, और क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, भले ही वो मेरे दोस्त जो थे वो काफ़ी प्रो लेवल म्यूजिशियन थे, लेकिन उनका भी म्यूज़िक बिजनेस में कोई, एट द एंड ऑफ द डे दे वर ऑल स्टूडेंट्स। सो कुछ पता नहीं था कि कैसे होती हैं चीज़ें, क्या होता है। तो हमें ये लगा कि शायद हम लेके जाएंगे, एक डेमो टेप बनाएंगे और लेबल्स को लेके जाएंगे और उन्हें पसंद आएगा तो वो हमारे लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे। हो सकता है हमें ट्रेनिंग भी दें कि किस तरह से सारा काम होता है म्यूज़िक का। वो बाद में जो हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। दे बेसिकली वांट लाइक अ कंप्लीटेड थिंग। आप मतलब 2020 खेलने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अपना एक नेट प्रैक्टिस में इनको दिखा दूं कि मैं कितना अच्छा खेलता हूं, और उसके बाद ये मुझे सिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको सिखा के बिल्कुल पक्का परिपक्व होकर जाना पड़ता है, तभी काम बनता है। अनलेस कि कोई एक कोई कोई प्रोडक्शन स्टूडियो जिनका थॉट होगी जैसे के पॉप बैंड बनाना है या गर्ल बैंड बनाना है या बॉय बैंड बनाना है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक तरीके के लोग चाहिए। वो सारी चीज़ें जनरली जो है वो आपको काफ़ी तैयार चीज़ लेके जानी होती है। तो खैर हम बनाने बैठे और मेरे दोस्तों ने तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स बनाए। मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे उनके सॉन्ग्स, मुझे अभी भी अच्छे लगते थे और मुझे लगता था काश मेरे लिए भी ऐसे सॉन्ग्स बना दें। लेकिन मैं थोड़ा-सा पॉप के ज़ोन में था और थोड़ा-सा रॉक के ज़ोन में था। तो मैंने ये गीत बनाए, 3-4 गीत पे किए थे, और मेरे ख़्याल से उस डेमो एल्बम्स में, उस डेमो टेप में कुछ 8 गाने थे शायद, 4 गाने मेरे, 4 गाने मेरा जो मित्र था सुमित, उनके गाने थे, और बहुत अच्छा गिटारिस्ट भी है। तो खैर हमने वो सारे गीत बनाए और उसको रिकॉर्ड करके कीबोर्ड वगैरह पे, और जो भी उस समय फ्रूटी लूप्स या इस टाइप के प्रोग्राम्स आते थे, आने शुरू हो गए थे। तो उसमें बैठ के हमने प्रोग्राम किए और फिर मैं लेके गया। फिर मैंने कहीं कहीं से पता किया कि कौन कौन से रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ जाना पड़ता है। अम, उसमें पता चला सोनी म्यूज़िक है एक, तो सोनी म्यूज़िक को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई आप आके अपना रिकॉर्ड छोड़ के चले जाओ। मुझे लगा हो गया अब तो। ऐसा तो मुझे भी पता था उस समय कि अगर कोई ये कह दे कि भाई अपना रिज्यूमे छोड़ के चला जाओ और हम आपको कॉल करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है कभी। और खैर वी हैड नथिंग टू लूज़, और मैं अपने दोस्तों से प्रॉमिस करके आया था कि मैं इस पे आप मेहनत करो, हम इसमें मेहनत करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं और देखे आते हैं, ज़रूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और वहाँ लेके गए और सोनी म्यूज़िक में दिया और उन्होंने कहा ठीक है आपको हम कॉल करते हैं।
और फिर मुझे लगा कि शायद कॉल नहीं आएगा। काफ़ी पहले की बात है, तो मुझे याद नहीं कितने दिनों के बाद, बट मेरे पास एक्चुअली एक कॉल आया, या शायद मैंने ही उन्हें कॉल किया। जो भी बात थी उन्हें याद था कि मैं कौन हूँ, और शायद उन्होंने सुना भी हो, और उन्होंने कहा भाई आप आ जाइए और हमारे स्टूडियो में, हमारे ऑफिस में आ जाइए। और मैं ऑफिस में गया, बहुत ही खुश होकर गया। मैंने सबको फ़ोन वोन भी किया और टेक्स्ट मैसेजेस भी किए, शायद उस समय वो नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, कि मैं जा रहा हूँ मिलने। बहुत ही एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम। और सोनी म्यूज़िक के ऑफिस में घुसा, मतलब ये तो सपना ही था उस समय कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कुछ। वहाँ गए, सोफ़े में जाके बैठे, और रिसेप्शनिस्ट सामने थी, और मैं बैठ के वेट कर रहा था काफ़ी देर तक। अचानक कहीं अंदर से हलचल हुई, और देखा कुछ 4-5 लोग निकल के आ रहे हैं, और बीच में एक आदमी, ऐसा लग रहा था कि कोई एक है जिसके चारों ओर लोगों ने घेर रखा है। और मैंने देखा, और मेरी आंखें खुली की खुली, और सामने से आ रहे थे लकी अली। तो लकी अली मेरे काफ़ी फेवरेट हुआ करते थे इन दिनों। जितने मेरे दोस्त वगैरह थे, उनको फ़िल्मी म्यूज़िक से ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे थोड़ा पॉप म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और लकी अली चूँकि गिटार बेस्ड म्यूज़िक था उनका, और जो उनकी जो एक संगीत की प्रोडक्शन क्वालिटी थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो खैर वो बिल्कुल साक्षात सामने से चल के आ रहे हैं, हंसते हुए चल के आ रहे थे, और पूरी एक्सेसरीज़ थी उनके पास। वो एक लंबा कुर्ता, और पैर में एक कुछ पहना हुआ था उन्होंने, वो उसको एक क्या कह सकते हैं, उसको पैर में एक जो, हाँ, एक जैसे हैंड बैंड होता है, वैसे पैर का भी बैंड होता है। तो वो पहन के, एक्सेसरीज़ पहन के वो आ रहे थे बाहर से। और मेरा ये रहता है कि मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड तो बहुत होता हूँ, और मैंने काफ़ी काफ़ी लोगों, मेरे जो काफ़ी फेवरेट लोग हैं, उनको देखा है सामने। लेकिन मेरी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके उनसे बात कर सकूं। हिम्मत कह लें, या मुझे थोड़ा क्रिंज लगता है। मुझे लगता है शायद सामने वाले को लगेगा क्या यार ये आदमी ये फ़ैन गर्लिंग कर रहा है। तो मुझे प्रसून जोशी मिले थे, मुझे इरफान खान मिले थे, मुझे कुणाल गांजा वाला मिले थे, गुलजार जी मिले थे। तो मिले थे इन द सेंस, मुझे दिखे थे सामने, बिल्कुल साक्षात सामने, एट एन आर्म्स लेंथ। और ये सारे मेरे बहुत ही पसंदीदा लोग हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी के साथ में जाके मैं बोल नहीं पाया कि सर मैं आपको इतना अप्रिशिएट करता हूँ। तो खैर उस समय भी ऐसे ही कुछ हुआ, और मैं कर नहीं पाया, लेकिन मेरे सामने जाते हुए मेरे सामने से गए। और फिर उसी बीच में मुझे बुलाया गया अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम में। पूरे आई थिंक एएनआर की टीम होगी, मुझे पता नहीं था कौन कौन थे। सब सब बैठे, सब ने गाने सुने। और मुझे लग रहा था, सुन के लग रहा था कि गाने अच्छे तो बने हैं हमारे, लेकिन ऑब्वियसली एक फिनेस जो प्रोडक्शन क्वालिटी की है वो शायद बाद में आएगी। और वो ऑब्वियस था, क्योंकि वो एक डेमो टेप था। उनको सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगा शायद वो बोलेंगे कि आप गाने चेंज भी कर दो, तो हम चेंज भी कर देंगे। बट उस समय तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो, वी आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ रिजेक्शन हो गई बेसिकली। तो दिल तो टूटा। टेप शायद वहीं छोड़ा या लेके आया वापस, मुझे याद नहीं है, बट दिल तो टूटा था। और वापस आके मैंने अपने दोस्तों को बताया। वो प्रोसेस बहुत ही मैजिकल था मेरे लिए। पहला प्रोसेस था कि अपना ओरिजिनल गाने अपनी सोच से, आउट ऑफ थिन एयर, मैंने ये गीत लिखे। कुछ मैंने एक ऐसी एंटिटी क्रिएट की जो मेरे साथ रही। कुछ समय बीत गया, थोड़ा पता चला किस टाइप के लोगों से, किस टाइप के प्रोफेशनल से आपको मिलना जुलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो गीत थे वो एक उम्र के लिए ही ठीक थे। और एक उम्र के बाद शायद वो इतने टीनी बूपर टाइप के सॉन्ग्स मुझे सूट नहीं करते। तो अम, बाद में, उसके बहुत बाद में, और क्या होता है कि आपकी लाइफ टेक्स ओवर, जो जैसे बोलते हैं ना कि जिमी क्विट जूडी गॉट मैरिड, सो समर ऑफ 69। सो लाइफ टेक्स ओवर। तो आपको अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, आपको अपना कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब्स देखनी होती है। तो वो पैशन थोड़ा सा कहीं एक पीछे रह जाता है। मैं थोड़ा सा सर नीचे करके बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि माइक शायद
ये आवाज़ ठीक से कैच कर रहा है या नहीं, एंड ऑब्वियसली एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस। सो ये किस्सा बहुत ही मज़ेदार था। खैर खैर ये हुई बात कि मैं, वो जो सीडी थी वो मेरे पास रह गई काफ़ी दिनों तक, और सीडीज़ का ज़माना भी चला गया, और सुन भी नहीं सकते आप। लेकिन वो मेरे जहन में था कि अगर ये इन गानों को कभी निकाला जाए तो क्या ही मज़ा आएगा। और तो मेरे जो मित्र हैं सुमित, मैंने देखा कि उन्होंने भी लास्ट ईयर में अपने वही पुराने वाले गीत रिलीज़ किए, और जो मेरे मन में भी था कि हमें रिलीज़ करने हैं। तो मैंने ये 3 गानों की एक आ, क्या कह सकते हैं, कड़ी, एक सीरीज़, एक ट्रायलॉजी जो है निकालने की सोची। और उसमें पहला गाना ये हो गए सनम दीवाने तेरे हम। तो दूसरा गाना आएगा जाने जान दिल है दीवाना, और तीसरा गाना आएगा तू। तो ये तीनों गाने जो है, इन सब की तासीर सेम ही है, जो बहुत साल पहले लिखे थे। तासीर और शब्द भी मैं कहूँगा कि 75%, 80% तक प्रॉबली सेम ही है। थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने। हो गए सनम जो शुरू में लिखा था मैंने, उसके अंदर सेम फील थी, एक रेगे टाइप की फील थी, और थोड़ी डांस टाइप की फील थी, एक थोड़ी बीच वाइब थी। वो उस समय भी वैसी ही वाइब थी। बॉब मार्ले और रेगे म्यूज़िक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो एक वो एक तरीके का ट्रिब्यूट भी था। ऑब्वियसली साउंड चेंज थी, बट बेसिकली फील यही थी। कट टू 2025, जो मैंने हो गए सनम को जो एक तरीके से रिक्रिएट किया है, उसकी फ़ील वही सेम है। थोड़ी रेगेटन, डांस हॉल, बीच वाइब्स, और उसके अंदर एक चीज़ जो मैंने इनकॉर्पोरेट की वो ये है कि स्पेनिश लिरिक्स और स्पेनिश सेक्शन उसके अंदर डाल दिया। तो वो उसकी खूबसूरती को और निखार रहा है। एक और चीज़ जो मैंने की, उसके अंदर एक फीमेल सेक्शन, ड्यूएट सेक्शन है, 3 लोगों के सेक्शंस, क्या बोलते हैं, कॉयर, 3 लोगों के सेक्शंस हैं उसके अंदर। तो एक मेल स्पेनिश, एक फ़ीमेल स्पेनिश और एक फ़ीमेल इंग्लिश। तो ये भी मेरा पहला एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मेरे सारे गाने सोलो रहे हैं अब तक, और काफ़ी एकूस्टिक फील भी रही है गानों की। ये थोड़े से डांस और मस्ती वाले हैं। सो जितने भी लोग जो मुझे चाहते हैं, मेरे गीतों को चाहते हैं, बहुत ही कम निकलते हैं गीत, लेकिन जब भी निकलते हैं आप लोगों ने बहुत सराहा है। मुझे लगा कि ये कहानी मैं इसके पीछे की थोड़ी आपको बताऊं। एक ट्रायलॉजी की, सॉन्ग्स दैट वेटेड जो ट्रायलॉजी है, उसके जो 3 गीत हैं उनके पीछे की कहानी, और हो गए सनम की कहानी। अम, अगर आपको कुछ और जानना है इस गीत के बारे में तो कमेंट करिए, और मेरे मेरे प्लेटफॉर्म्स पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। शलभ म्यूज़िक या शलभ ओशन करके आप ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। शलभ, सिर्फ जो शलभ है वो कई जगह मिलता नहीं है, शलभ म्यूज़िक भी कई जगह मिलता नहीं है। तो कहीं शलभ ओशन हो गया, कहीं शलभ म्यूज़िक हो गया। अभी ट्राई कर रहे हैं कंसोलिडेट करने के लिए, बट अगर आप ढूंढेंगे फेसबुक पर शलभ ओशन या शलभ म्यूज़िक तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, गाने को सुने ज़रूर। रिलीज़ हो चुका है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिसको भी सब्सक्राइब करते हैं या जहाँ भी ढूंढ सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। हो गए सनम शलभ, या हो गए सनम शलभ ओशन करके सर्च करें। और मुझे बताएं ज़रूर कि ये कहानी कैसे लगी। सार यही था कि जो आपको पसंद है वो आप करते रहिए, चाहे 10 लोगों ने सुना, चाहे 1000 ने सुना, चाहे उसके बिलियन स्ट्रीम्स हुए। बात यह है कि आपने हिम्मत की किसी चीज़ को निकालने की। यू ट्राइड टू शिप समथिंग एंड यू एक्चुअली शिप समथिंग। It's not necessary for it to be perfect, but it's good to be as as close to shippability as possible, as close to working as possible, and then you can keep on doing other stuff. तो कंटिन्यूअस काम कर सकते हैं आप, जो अगला गीत आएगा आपका उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूर थी, और ये भी था कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक उसकी तकदीर, एक किस्मत, एक भाग्य, एक प्रारब्ध होता है, जिसके साथ ही वो चीज़
आती है। कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो ये भी उसमें से ही एक है। Again, look forward to hearing from all of you, and I will try to create shorter videos and shorter snippets so that you can enjoy the talks if you're enjoying. Thank you very much.